इंडिया के आदिवासी लोग जो असली में इस जमीन के रहने वाले हैं, उनके हक और जीने के तरीके पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। अभी की सरकार जो ज्यादातर लोगों के राष्ट्रवाद और बिना रोक टोक के विकास की बात करती है, उसने ऐसे नियम और कानून बनाए हैं जिनसे इन लोगों का वजूद ही खतरे में है। कोर्ट जिन्हें लोगों के हकों की रक्षा करनी चाहिए, वो भी अक्सर आदिवासियों की मदद नहीं करते। इस वीडियो में हम आदिवासी हकों पर हो रहे इस हमले को देखेंगे, कानूनों और नीतियों में बदलाव, उनकी जमीनें छीनना और आदिवासियों और उनके साथियों की बहादुरी भरी लड़ाई के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट का 2019 का आदेश, जिसमें लाखों आदिवासियों और जंगल में रहने वाले लोगों को बेघर करने का हुक्म था। हालांकि बाद में लोगों के विरोध के बाद इसे रोका गया, लेकिन इससे पता चलता है कि आदिवासियों के जमीन के हक कितने कमजोर हैं। सरकार ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को भी कमजोर करने की कोशिश की है। ये एक खास कानून है जो आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को मानता है और उन्हें जंगल की जमीन और संसाधनों पर हक देता है। 2019 में इसमें बदलाव लाने की कोशिश हुई, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। ये बदलाव आदिवासियों के हक कम करके फॉरेस्ट अफसरों को ज्यादा ताकत देने वाले थे। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पर जोर दे रही है, अक्सर उन इलाकों में जहां खनिज ज्यादा हैं और आदिवासी रहते हैं। इससे बड़े पैमाने पर जमीनें ली जा रही हैं और लोग बेघर हो रहे हैं। ये सब जबरदस्ती, धमकी और कम मुआवजे के साथ होता है, जिससे आदिवासी अपनी जमीन और रोजगार से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा माओवादियों से लड़ने के नाम पर आदिवासी इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जिसमें हत्याएं, यातनाएं और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा शामिल है। भारत सरकार की आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में आदिवासी समुदायों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिनकी जमीन और संसाधन लगातार छीने जा रहे हैं। खनन खास तौर पर एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है, जहां आदिवासियों की जमीनों के बड़े बड़े हिस्से खनिज निकालने के लिए निजी कंपनियों को दे दिए गए हैं। इससे न सिर्फ विस्थापन और रोजगार का नुकसान हुआ है, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पानी के स्रोत प्रदूषित हुए हैं और जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिन पर आदिवासी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मध्य भारत में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां आदिवासियों की एक बड़ी आबादी खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्रों में रहती है। खनन परियोजनाओं के लिए तेजी से मंजूरी देने की सरकार की नीति अक्सर बिना उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन या प्रभावित समुदायों से परामर्श के ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। जो आदिवासी इन परियोजनाओं का विरोध करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें अक्सर पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ता है, झूठे आरोपों में फंसाया जाता है या उन्हें विकास विरोधी और माओवादी समर्थक करार दिया जाता है। बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकार के जोर ने भी लाखों आदिवासियों के विस्थापन का कारण बना है, जिन्हें अक्सर बिना पर्याप्त मुआवजे या पुनर्वास के बंजर भूमि में बसाया जाता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां हजारों आदिवासी परिवारों को बिना उचित परामर्श या सहमति के उनके पैतृक घरों से उजाड़ दिया गया। विकास के प्रतीक के रूप में प्रचारित इस बांध ने अनगिनत आदिवासियों के जीवन में दुख और विनाश लाया। आदिवासी अधिकारों पर हमला सिर्फ जमीन और संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, ये उनकी संस्कृति, पहचान और जीवन शैली पर भी हमला है। सरकार की एकीकरण नीतियां जो आदिवासियों को मुख्य धारा के हिंदू धर्म में मिलाने की कोशिश करती हैं, उनकी अलग सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और विश्वास प्रणालियों के लिए खतरा है। आदिवासी बच्चों को अक्सर सरकारी स्कूलों में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां उनकी भाषाओं और संस्कृतियों को मान्यता नहीं दी जाती है, जिससे अलगाव और हीन भावना पैदा होती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर हालांकि स्पष्ट रूप से आदिवासियों को लक्षित नहीं करते, लेकिन उनके बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाला सीए मुसलमानों को बाहर करता है और परोक्ष रूप से भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। एनआरसी
जिसके लिए नागरिकों को अपने पूर्वजों का प्रमाण देना आवश्यक है, ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जिनमें आदिवासी भी शामिल हैं, को असमान रूप से प्रभावित किया है, जिनके पास अक्सर उचित दस्तावेज नहीं होते। इन चुनौतियों के बावजूद आदिवासी समुदाय चुप नहीं रहे हैं। पूरे भारत में वे विस्थापन, भूमि अलगाव और सांस्कृतिक एकीकरण के खिलाफ संघर्षों में सबसे आगे रहे हैं। हिमालय में प्रतिष्ठित चिपको आंदोलन से लेकर ओडिशा के नियामगिरी में खनन के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध तक, आदिवासी महिलाओं ने इन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अक्सर अपनी जमीन और जंगलों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर। भारत के आदिवासियों की दुर्दशा पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार को अपने वर्तमान विकास मॉडल को त्याग देना चाहिए, जो सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरीकरण पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देता है। न्यायपालिका को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें न्याय से वंचित न किया जाए। सिविल सोसाइटी संगठनों, शिक्षकों और चिंतित नागरिकों की आदिवासी आवाजों को बढ़ाने, भेदभावपूर्ण नीतियों को चुनौती देने और उनके संघर्षों के साथ एकजुटता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी भारत के आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति मूक दर्शक नहीं बना रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और भारत सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। वैश्विक उत्तर के उपभोक्ताओं को आदिवासी भूमि से प्राप्त उत्पादों की मानवीय और पर्यावरणीय लागत के बारे में पता होना चाहिए और नैतिक विकल्प चुनने चाहिए। आदिवासी समुदायों का संघर्ष केवल उनके अस्तित्व के बारे में नहीं है, ये भारत की आत्मा के बारे में है। प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध, उनकी समतावादी भावना और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं जलवायु परिवर्तन, असमानता और सामाजिक विखंडन के संकट से जूझ रही दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक है। यह आदिवासियों की आवाज सुनने, उनके ज्ञान से सीखने और न्यायपूर्ण और स्थायी भविष्य के लिए उनके संघर्ष के साथ एकजुटता से खड़े होने का समय है।